वो जमाने गए जब लोग घर के दूध से मक्खन और देसी घी हासिल किया करते थे। अब तो लोग ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, ऑयल और घी अपनी ट्रॉली में रखते हैं और घर लाकर उनमें खाने पकाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये तमाम चीजें फैक्ट्री में तैयार किस तरह होती हैं? तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में कुछ फूड की तैयारी का फैक्ट्री प्रोसेस आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आप ये चीजें खरीदते हुए एक मर्तबा सोचोगे जरूर। कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये जान लें कि हमारे पीने के पानी से लेकर खाने की चीजों तक तमाम अशिया तैयार कैसे की जाती हैं। तो इसी खोज में वॉइस डेली की आज की वीडियो हमने बड़ी मेहनत से तैयार की है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह इन फैक्ट्रीज में जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, पोटैटो चिप्स तो हर कोई खाना चाहता है और सबको पसंद भी आते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये तमाम के तमाम पोटैटो चिप्स एक ही साइज और परफेक्ट डिजाइन ही में क्यों आते हैं और दुकानों पर लंबे लंबे अरसे तक पैकेट्स पड़े रहने के बावजूद ये खराब भी नहीं होते? लेकिन ये पैकेट खराब हो ना हो, आपके जिस्म के अंदर जरूर खराबी पैदा करते हैं और ये बात समझने के लिए आपको चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में हमारे साथ चलना होगा। दरअसल व्यूअर्स, अक्सर चिप्स और प्रिंगल्स बनाने वाली कंपनी साबित आलू का इस्तेमाल करने की बजाय पोटैटो स्टार्च इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्च आलूओं को बॉईल करके या उन्हें सुखाकर पीस कर बनाया जाता है और फिर उसका पेस्ट बनाने के लिए उस स्टार्च में पानी मिलाया जाता है। अगली बारी इस मॉइस्ट पाउडर को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना होता है, जहां पर इसे इतनी फोर्स के साथ पीसा जाता है कि ये लंबी शीट की सूरत में बाहर निकलता है। उसके बाद रोलर पर लगे हुए कटर्स इन चिप्स को परफेक्ट साइज में और डिजाइन में कट करते जाते हैं। उसके बाद फ्राई करने से पहले चिप्स को स्टील के कॉनकेव शेप वाले सांचे में डाला जाता है, जो इन्हें इनका पेटेंट डिजाइन देते हैं। यही वजह है कि अक्सर प्रिंगल्स और दूसरे चिप्स ऑलमोस्ट एक ही साइज और शेप के नजर आते हैं। फिर उसके बाद एक ऑटोमेटिक फ्राइंग मशीन इन चिप्स को फ्राई करके बाहर निकालती जाती है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट पर इन चिप्स को डालकर आगे भेज देते हैं, जहाँ पर इन पर नमक या दीगर मसाले छिड़के जाते हैं। दोस्तों, चिप्स पर छिड़के जाने वाली सोडियम की बड़ी मिकदार ही वो वजह है कि ये ज्यादा देर तक खराब भी नहीं होते और खाने में काफी फ्लेवरफुल लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को भी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑयल और सोडियम की यही मिकदार न सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे, बल्कि डायबिटीज जैसी बीमारियां भी देती है। उसके बाद बारी आती है मशीन्स के जरिए इन चिप्स को पैक करने की। तो इन पैकेट्स को भी स्पेशल प्रिजर्विंग एजेंट्स लगाकर तैयार किया जाता है, ताकि इनके अंदर मौजूद चिप्स में नमी भी ना जा सके और वो जल्द एक्सपायर भी ना हो। अब कहा तो ये भी जाता है कि ये वही प्रिजर्विंग एजेंट्स हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स में भी डाले जाते हैं और यही वजह है कि मेकअप प्रोडक्ट्स भी कई कई साल तक एक्सपायर नहीं होते। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई प्रूफ सामने नहीं आया है, मगर हमारा काम आपको वार्न करना था, इसलिए नेक्स्ट टाइम चिप्स खाते हुए आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि देसी घी हमारे जिस्म के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन देसी घी महंगा भी बहुत है और मिलता भी बहुत मुश्किल से है। इसीलिए लोग देसी घी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और मार्केट से मिलने वाले तरह तरह के सस्ते बनस्पति घी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। बनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रीज में ये कुकिंग ऑयल और घी कई तरह के दरख्तों से तैयार किया जाता है, जैसे कि पाम ट्री या फिर कोकोनट ट्री, लेकिन ज्यादातर बनस्पति घी पाम ट्री से ही हासिल किया जाता है। इसीलिए इन डब्बों पर अक्सर पाम ट्री का फोटो भी बना होता है। फैक्ट्रीज में बनस्पति घी बनाने के सबसे पहले स्टेप में पाम ट्री सीड्स यानी इनके बीज से ऑयल निकाला जाता है और फिर इस ऑयल को मशीनों के जरिए फिल्टर किया जाता है, जिससे ऑयल के अंदर मौजूद सारे गंदे अज्जा खत्म हो जाते हैं। इस छोटी सी रिफाइनरी में जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया जाता है कि ऑयल सही तरह से फिल्टर हो चुका है, तो फिर इस ऑयल को बहुत बड़ी भट्टी में पकाया जाता है और उसके बाद इस ऑयल के अंदर कलर्स, फ्लेवर्स और अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। बाज कंपनी अपने बनस्पति घी और ऑयल के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं, जो इसे खराब होने से बचाते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन ए और डी भी ऐड किया जाता है, जिससे घी का जायका भी बढ़ता है और घी को एक अच्छा रंग मिलता है। और दोस्तों, घबराइए नहीं, इन कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और विटामिन का आपको कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपके जिस्म को फायदा ही पहुंचता है। बनस्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने का अगला स्टेप, इस भट्टी में ऑयल को पकाने के कुछ घंटों के बाद ये घी बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद इस घी को 25 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। और जब ये कुकिंग ऑयल और घी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो उसके बाद इसकी पैकिंग का मरहला स्टार्ट होता है और व्यूअर्स इस तरीके से बनस्पति घी फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस अच्छी कंपनीज का हम बता रहे हैं। बाज छोटी कंपनीज कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट भी करते हैं। इस मकसद के लिए कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी में मोम को मिलाया जाता है। जानवरों की चर्बी से भी ये बनस्पति घी और कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है, जिससे इन कंपनीज
इसकी कॉस्ट तो काफी लो हो जाती है और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको देसी घी मैसर नहीं है और आप ग्रोसरी स्टोर से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड ही का खरीदें, क्योंकि कोई गैर मारूफ नाम की कंपनी हो सकता है आपको बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल सस्ता तो बेच रही हो, मगर वो अपनी कॉस्ट कम करने और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में जानवरों की चर्बी और दीगर मिलावट से आपकी सेहत से भी खेल रही हो। अब व्यूअर्स, ये तो था पाम सीड से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने का प्रोसीजर। चलिए देखते हैं कि कोकोनट ऑयल कैसे बनाया जाता है। अब ज्यादातर हमारे यहाँ तो कोकोनट ऑयल को सर के बालों पर लगाने के लिए और जिस्म की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर बहुत से ममालिक में कोकोनट ऑयल को कुकिंग में भी यूज किया जाता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग फैक्ट्रीज में सबसे पहले तमाम कोकोनट की छांटी करके एक खास मशीन में डालकर नारियल के ऊपर वाले तमाम बाल और खाल उतार लिए जाते हैं। अगला मरहला, इन तमाम नारियल के फलों को 2 से 3 दिन के लिए खुले मैदान में धूप के अंदर रखा जाता है और सुखाया जाता है, और उसके बाद इन कोकोनट्स को इस मशीन में डालकर उन्हें क्रश करके उनका ऑयल निकाला जाता है। ये मशीन कोकोनट ऑयल को एक तरफ और कोकोनट पाउडर को दूसरी तरफ निकालती रहती है, जिसे बाद में अलग से बेचा जाता है। मशीन के जरिए हासिल किए गए कोकोनट ऑयल को भी फिल्टर किया जाता है और उसके बाद आखिरी मरहले के तौर पर इस ऑयल को मुख्तलिफ शीशियों में भरकर पैकिंग करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, बच्चों की फेवरेट लिस्ट में अगर कोई चीज चॉकलेट को भी बीट कर सकती है तो वो है जेलीज। जेली बनाने के लिए फैक्ट्री में एक बड़े से कंटेनर में पानी में शुगर डालकर उसे अच्छी तरह गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें कॉर्न सिरप और जिलेटिन ऐड किया जाता है जो इसे खास शेप और टेक्सचर देते हैं। उसके बाद जेली को मतलूबा कलर देने के लिए और खुसूसी टेस्ट देने के लिए इसमें फ्लेवर्स और फूड कलर्स मिलाए जाते हैं। इन्हीं आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से हमें जेली लाल, पीले, हरे रंग में नजर आती है और हर एक का अलग अलग टेस्ट भी मिलता है। हाई टेम्परेचर पर बॉयल होने के बाद जब ये मिक्सचर एक पेस्ट की सूरत अख्तियार कर लेता है तो उसके बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है जो इसे छोटे छोटे जेली कप्स में डालना शुरू करती है। अगले स्टेप में यही मशीन इन छोटे छोटे जेली कप्स के ऊपर प्लास्टिक रैप लगाती जाती है। ये ऑटोमेटिक मशीन एक ही मर्तबा बहुत बड़ी तादाद में जेलीज बनाकर बाहर निकालती रहती है। अब दोस्तों, जेली बनाने वाली अक्सर कंपनीज क्लेम तो यही करती हैं कि वो फ्रूट जूसेस और नेचुरल फ्लेवर्स ही डालते हैं, लेकिन इन पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कौन है? इसलिए अपने बच्चों को जेलीज खिलाने से पहले एक मर्तबा देख जरूर लीजिएगा कि आप किस कंपनी की जेली खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पाम ट्री और कोकोनट ट्री से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने का सारा प्रोसेस। पूरी उम्मीद है कि वॉइस डेली की इस वीडियो से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। बताइए जरूर कि आपको इन फूड्स का फैक्ट्री प्रोसेस कैसा देखने में लगा और अगली वीडियो में आप कौन सी चीज बनते देखना चाहते हैं। बस वॉइस डेली की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।